Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 16th of April 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमने लिए हैं द हिंदू से और चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले इंपॉर्टेंट न्यूज से। यहाँ पर एक्चुअली ये जो डेटा है वो आपको जस्ट फॉर योर काइंड नॉलेज टू जस्ट अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन द इन्फ्लेशन। बाकी आपको ये डेटा लर्न नहीं करना है। क्या हो रहा है, एक डेटा आया है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में। तो मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जो इन्फ्लेशन है ना, वो अभी 3.34% पर आ चुका है, जो कि अगर 2019 से इसको हम कंपेयर करें तो 2019 से लेकर अब तक जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो सबसे कम है। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता ही होगा कि रिटेल इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है जब भी कोई गुड्स रिटेल लेवल पर बेचा जाता है और जो है कंज्यूमर उसको परचेज करते हैं। मींस अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो सिंगल जब इसको हम सेल कर रहे हैं अल्टीमेट यूज के लिए, जो है एंड यूज प्रोडक्ट के रूप में, तभी ये रिटेल है। और जब इसको हंड्रेड्स ऑफ पेन्स को जब हम सेल कर रहे हैं तो ये जो है होल सेल की बात यहाँ पर हो रही है। तो हम यहाँ पे रिटेल की बात कर रहे हैं। रिटेल में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा लो हो चुका है, 3.3% पर आ चुका है ये, है ना, मार्च में, जो कि लोएस्ट है 2019 से लेकर अब तक। 3.61% रहा था ये फरवरी में, जो कि डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, इसने ये डेटा दिया है। प्राइमरी रीजन क्या है ये सब इतना डाउन हो गया, क्यों? क्योंकि बड़ा जो है हंगामा चल रहा था इंडिया में, चारों तरफ बहुत बार बात होती थी कि भाई इंडिया में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब भी हम यहाँ रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो एक तो ये इसलिए डाउन हुआ है कि जब रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट होते हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा कूल डाउन हुए हैं। वेजिटेबल्स, एग्स, पल्सेस, इनके भी जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा डाउन हुए हैं। हाँ, एक चीज इसमें है कि अभी जो एडिबल ऑयल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनके जो प्राइसेस हैं अभी भी हाई हैं और उनमें इन्फ्लेशन बना हुआ है। लेकिन रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो रूरल इंडिया में हमको जो इन्फ्लेशन है वो 3.25% देखने को मिला है, जो कि 3.79% था फरवरी में। इट मींस काफी डाउन हो गया है। हाँ, अर्बन इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा राइज हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 3.32 से 3.43 तक पहुंच गया है। ठीक है, वहीं अगर हम फ्यूल की बात करें तो एक सेकेंड, फ्यूल की अगर हम बात करें तो फ्यूल और लाइट, इसमें जो थोड़ा सा उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है 1.48% का। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जो राइजेस हैं सितंबर 2023 के हिसाब से अगर देखें तो उसी के हिसाब से कुछ कुछ देखने को हमको मिल रहे हैं। कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये 2.7% पर आ चुका है, लोएस्ट इन 3 ईयर्स। और 3.75% इन फरवरी में था ये, तो उससे भी काफी कम ये आ चुका है। और ये कहा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्योंकि इस इन्फ्लेशन को जो कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, सुपरविजन जो अथॉरिटी करती है तो वो है आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से अगर देखें तो ये जो इन्फ्लेशन है टू रेपो रेट कट्स को जो है फॉलो करता है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया था कुछ दिन पहले, ईच ऑफ 25 जो है बेसिस पॉइंट्स में कम किया था। तो इससे पता चलता है कि आरबीआई इज मोर फोकस्ड ऑन ग्रोथ। इट मींस अगर जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो रहे हैं और अगर जो बैंक्स हैं लोन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर उसको वो डाउन कर रहे हैं, तो क्लियर है कि आरबीआई ग्रोथ को ज्यादा ध्यान में लेकर के काम कर रही है। उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल पर अभी उसका उतना फोकस नहीं है। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जब भी आरबीआई, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, और जब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करती है तो इन्फ्लेशन डाउन होता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या किया है आरबीआई ने, जो जो रेपो रेट वगैरह है ना, बैंक्स के जो रेट्स हैं उनको क्या किया है, अभी कट किया है, डाउन किया है। तो इट मींस
अब बैंक्स से पैसा लोगों की तरफ जाएगा और पैसा जब भी बैंक से दूर जाता है मींस टुवर्ड्स द पब्लिक जाता है तो इन्फ्लेशन हमेशा इंक्रीज होता है क्योंकि लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा आता है, वो ज्यादा शॉपिंग करना चाहते हैं और शॉपिंग की वजह से मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है और जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ठीक है, उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। आप इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देख सकते हैं। एनालिसिस जो एनालिस्ट हैं उनके क्या जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन लाइकली टू स्टे बिलो 4% कमिंग मंथ में। अभी नेक्स्ट मंथ में 4% से कम ही रहेगा और कुड लीड टू फर्दर जो है 50 बीपीएस रेट कट बाय आरबीआई। मींस अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होगा, मार्केट में डिमांड अगर ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी तो आरबीआई आने वाले टाइम में लोन्स वगैरह की रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिर से कम कर सकती है। स्टेट वाइज अगर इन्फ्लेशन को हम देखें तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कहाँ पर है? केरला में है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मींस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर है। छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम और हरियाणा यहाँ पर सबसे ज्यादा है। सबसे कम कहाँ पर है? तो वो है आपका दिल्ली और तेलंगाना में सबसे कम इन्फ्लेशन है। अब देखो ये इन्फ्लेशन का जो डेटा है आपको लर्न नहीं करना होता, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन कम होता रहता है तो कभी इंक्रीज भी होता रहता है, इसलिए इसका डेटा आपको रिक्वायरमेंट नहीं। बस आपको क्या पता करना है कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? तो आरबीआई करती है। कैसे करती है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन को एडजस्ट करती है, मींस मनी सप्लाई को एडजस्ट करती है, तो उसके थ्रू जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में होता है। और ये सब काम कौन करता है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करती है। आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, जिनमें से 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। ठीक है, इनमें से एक तो आपका गवर्नर होता है आरबीआई का, बाकी 2 अदर ऑफिसर्स होते हैं बैंक के ही। तो ये बेसिक सी डिटेल होती है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसमें कुछ न्यूज थी। अब ये जो हमने डिस्कस किया बेसिक पॉइंट्स, क्या आरबीआई कंट्रोल करती है, कैसे करती है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट के स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, आ, काफी बड़ी न्यूज है इंडिया की हिस्ट्री के लिए, तो काफी बड़ी न्यूज है, नेशनल हेराल्ड केस। ठीक है, अभी इसने ईडी फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में क्या हुआ है कि जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने चार्जशीट फाइल कर दी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में। तो इंडिया की हिस्ट्री में यह पहली बार होगा ऐसा कि कोई गांधी परिवार से कोई व्यक्ति, अब देखते हैं कि क्या होगा इसमें, कि कोई जेल जाएगा या उनको जेल देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद। गांधी फैमिली में अगर हम उस हिसाब से बात करें तो जवाहरलाल नेहरू अंतिम व्यक्ति थे, उधर गांधी वगैरह थे, तो वो तो इंडिपेंडेंस से पहले ही जेल गए थे, उसके बाद गांधी फैमिली में से कभी भी कोई जेल नहीं गया। ठीक है, अब ये जो इशू है वो नेशनल लेवल का इशू बनने वाला है। आप आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह ये सब देख सकते हैं, हो सकता है ऐसा हो। क्या है पूरा मामला, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने बहुत सारी चीजें की है। इन्होंने एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल की है, उस जो पहले से चल रही थी, अभी आपको बताऊंगा, तो उसकी चार्जशीट इन्होंने फाइल की है। इन पर आरोप हैं दोनों पर, किसके? मनी लॉन्ड्रिंग के। ठीक है, राहुल गांधी पर भी और सोनिया गांधी पर भी, इंक्लूडिंग सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के ओवरसीज कमेटी के चेयरमैन है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ये कंपनी हुआ करती थी जो नेशनल हेराल्ड नाम की न्यूज़पेपर को चलाती थी। ठीक है, सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनके नाम इसमें आ गए हैं और भी अक्यूज्ड हैं। अब देखो यहाँ पर चीजें स्टार्ट होंगी क्या, कि कहा जाएगा कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, मींस गवर्नमेंट जो है गांधी परिवार के अगेंस्ट में काम कर रही है, तो ऐसी भी चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी तक की सिचुएशन ये है कि जो इनके अगेंस्ट में एफआईआर जो मुकदमा दर्ज हुआ था इस नेशनल हेराल्ड केस का, वो दिल्ली पुलिस ने उस समय पर जो है किया था, और उस समय कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर थे कौन? मनमोहन सिंह। ठीक है, हालांकि नाम के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, असल में तो प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी ही थी। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी है, आप उनको जानते होंगे, वो कोर्ट चले गए थे। ठीक है, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़ा,
कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी न तो एफआईआर लिख रहा है राहुल गांधी के और सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा इनके अगेंस्ट में, ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। तो जब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इन दोनों के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ था। तो इट मींस ये 2013-14 की बात है, जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी। तो इट मींस ये जो एफआईआर वगैरह जितनी भी रजिस्टर हुई है, ये केस लॉन्च हुआ था 2013-14 का है, गवर्नमेंट चेंज होने से पहले का। और ये मुकदमा किसने कराया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने कराया था। उस समय पर सरकार भी किसकी थी? कांग्रेस की थी। क्या क्या इसमें की पॉइंट्स हैं कि ईडी ने 9 अप्रैल को भी रिसेंटली जो है फाइल कर दिया है केस। और दिल्ली का एक स्पेशल कोर्ट है, उसने इसको क्या कहा है कि हम 25 अप्रैल को इस केस की सुनवाई करने वाले हैं। ठीक है, नाम किस किस के हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, कांग्रेस की ओवरसीज जो कमेटी वगैरह होती है उसके चीफ है। लीगल प्रोविजंस में कौन किस किस की बात हुई है? तो कंप्लेंट है इनका सेक्शन 44 और 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया के इस ईडी के काम की वजह से, सीबीआई के काम की वजह से, बहुत सारा जो काम इन्होंने किया है रिसेंट ईयर्स में, उसकी वजह से इंडिया को बड़ा अप्लॉज मिला है, एप्रिसिएशन मिला है। इंडिया की इमेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, बहुत अच्छी हुई है, शाबाशी मिली है इंडिया को। किसके लिए? कि इंडिया ने सबसे ज्यादा काम किया है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट को जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपको ध्यान हो तो एफएटीएफ जो ये सारी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जो निकालती है, उसने इंडिया को काफी अप्लॉज किया था। ठीक है, बैकग्राउंड इस केस का कि ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन थी 2021 में स्टार्ट हो चुकी थी, तब से चल रही थी। जून 2014 में पटियाला हाउस कोर्ट से एक ऑर्डर इनको मिला और केस जो है फाइल हुआ था। केस फाइल किसने किया था? ये थे आपके सुब्रमण्यम स्वामी। रिस्पॉन्स फ्रॉम अक्यूज्ड, ऑल द अक्यूज्ड हैव डिनाइड द चार्जेस। तो अभी तक तो भाई इन्होंने डिनाई कर दिया है इस केस में। देखो, ये आने वाले टाइम का मैं कहूँ तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा केस हो सकता है ना? जैसे केजरीवाल वगैरह अरेस्ट हुए थे, उससे भी बड़ा केस ये हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आप न्यूज़पेपर जब भी पढ़ें तो बेसिक फैक्ट्स वगैरह को अपने जो है रिवाइज करते रहना कि ईडी क्या है, कैसे काम है, किस केस के अंदर में, पीएमएलए में तो पीएमएलए एक्ट कब आया था, ऐसे बेसिक पॉइंट्स को आपको रखना है। जैसे नेशनल हेराल्ड, ये क्या है? ये न्यूज़पेपर है, इसको कौन सी कंपनी ओन करती है? ठीक है, तो ऐसे बेसिक फैक्ट्स को आप नोट करते जाना। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेस Allahabad High Court for insensitive remarks in sexual assault case। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के कुछ रिमार्क्स को। मैटर क्या था? अगर आपको ध्यान आए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ओवर द सर्टेन जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, particularly cases involving sexual offenses against women and minors। ऐसे केसेस में कुछ ऑब्जर्वेशन जो आए थे उनमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर के क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन दिया है जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई सर ने। क्या कहा है इन्होंने? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाई कोर्ट, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल विद दीज केसेस विच आर सो सेंसिटिव। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जजेस को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहना होता है किसी भी चीज पर कमेंट करने से पहले, क्योंकि वो किसी आम आदमी के कमेंट नहीं होते, उनको बड़ी सीरियसली लिया जाता है। ठीक है, मामला क्या था आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच को हेड किया बी आर गवई एंड ऑल्सो कंप्राइडिंग जस्टिस ए जी मसीह। ठीक है, इन्होंने अपने कंसर्न दिए और किस मैटर में कि इनसेंसिटिव और जो है डिसमिसिव ऑफ वुमेन्स ट्रॉमा इन सेक्सुअल ऑफेंसेस केस। ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पर आ जाता हूँ। चलो, हुआ ऐसा था केस नंबर 1। उसमें क्या हुआ था, एक छोटी बच्ची थी, है ना, और उसको दो लड़के बाइक पर जबरदस्ती बिठा करके ले गए। तो उसके साथ में उन्होंने क्या किया है, जो है सेक्सुअल जो है हरासमेंट उसका किया। अब किया क्या था उन्होंने, जो 3 वर्ड्स थे जिन पर मेन बात अटकी हुई थी कि इन्होंने अटेम्प्ट टू रेप किया कि नहीं किया। पहला था, एक तो जो है उस बच्ची के जो ब्रेस्ट वगैरह थे उनको जो है उन्होंने टच किया, दबाया। दूसरा मैटर था कि उन्होंने जो उस बच्ची ने जो कपड़े पहन रखे थे पायजामा, उसकी स्ट्रिंग वगैरह को तोड़ दिया। ठीक है, और कपड़े उसके उतारने की कोशिश की उन्होंने। तीसरा ये था कि
जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, पुलिया जिसको बोल देते हैं, कई बार कलवर्ट बोल देते हैं उसको, जिसके नीचे से पानी निकलता है, उसको खींच करके उसके नीचे ले गए और ये सब काम वो कर रहे थे उस पुल के नीचे। लेकिन वहां से कुछ लोगों ने ये सब होते हुए देख लिया, उस लड़की की आवाज वगैरह सुन ली, तो वो लड़के उसको छोड़ करके वहां से भाग गए। ये केस पहुंचा फिर धीरे 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 हाई कोर्ट तक। ठीक है, हाई कोर्ट में जज साहब ने ये बोल दिया इस मैटर में कि ये जो लड़कों ने किया ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं था, और उन दोनों लड़कों के अगेंस्ट में जो चार्जेस थे, जो पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए था, उनको कम कर दिया। ठीक है, तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना ऑब्जर्वेशन दिया, मीडिया में भी अच्छी खासी बातें इसमें चली थी, और जज साहब का भी जो है काफी चीजें इसमें बाहर आई थी कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो। अब जैसे जो फैक्ट मैंने बताए, इस तरह के अगर फैक्ट हैं तो कोई भी इजीली अंदाज लगा सकता है कि ये मैटर जो है अटेम्प्ट टू रेप का है। ठीक है, तो इस सब पर क्या हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। ऐसा ही एक और केस था, ठीक है, उसमें भी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के जो जज साहब थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कमेंट कर दिया था, तो उसको लेकर के भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि भाई आप क्या करें, थोड़ा सीरियस हो जाएं, सेंसिटिव मैटर्स पर इस तरह की बातें ना करें। नेक्स्ट हमारे पास में है IMD फोरकास्ट अब नॉर्मल मानसून फॉर 2025। मानसून जून में आ जाता है मोस्टली इंडिया के जो है वेस्टर्न कोस्ट पर, केरला और उस साइड में। तो उससे आने से पहले फोरकास्ट होता है, हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये फोरकास्ट करता है कि भाई कैसा मानसून इस बार रहने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो जैसा मानसून होता है उसके अकॉर्डिंग किसानों की जो फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, और किसानों की पॉकेट में अगर पैसा आता है तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है। बिकॉज आपको पता होगा कि इंडिया की अराउंड 75% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है, और गांव का जो मेन इनकम है वो है आपका एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर अच्छी होगी, अगर मानसून अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा, प्रोडक्टिविटी अच्छी, किसानों के पास में ज्यादा पैसा, मार्केट में डिमांड, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बार ये मानसून का प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो प्रिडक्शन जो है किया जाता है परसेप्ट। नेक्स्ट क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने ये कहा है कि अब नॉर्मल रहने वाला है मानसून की जो रेनफॉल है, मींस अच्छा खासा मानसून रहने वाला है, और जो खरीफ क्रॉप की साइकिल है वो भी हमारी अच्छी रहने वाली है। तो आप नोट कर लीजिए और अपने पास में कि खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, 4-5 क्रॉप्स, और उनको अपने पास में नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि पैडी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गई, है ना, उनकी एक लिस्ट आप अपने पास रख लीजिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये कह रहे हैं कि एवरेज रेनफॉल हमारे यहाँ 87 सेंटीमीटर होती है, और उससे भी 5% ज्यादा हम इस बार रिसीव करने वाले हैं। लेकिन कंसर्न फिर ये भी हो जाएगा कि जैसे लास्ट ईयर 8% ज्यादा जो है रेनफॉल हुई थी, तो अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो क्या केवल उसके पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे? नहीं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। ठीक है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, साइंटिफिक मॉडलिंग वगैरह तो सब है इसमें डेटा, आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पर आते हैं हम, देखो ये वाला पॉइंट कि पोटेंशियल रिस्क डिस्पाइट अ पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, मानसून अच्छा रहने वाला है, तो राइजेस द रिस्क ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, उससे होगा क्या, फिर इससे आएंगे फ्लड्स। तो यहां से पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे केवल और केवल जो है बायोडाइवर्सिटी को, क्लाइमेट को, वेदर को, लोकल फ्लड की कंडीशंस को, लोकल ड्रॉट की कंडीशंस को, सब कुछ उलट पलट करके रख रहा है कौन, मॉनसून। ठीक है, ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे के एक दो फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, इस बार जो अल नीनो है, ठीक है, जो अल नीनो है वो नहीं है, इस वजह से मानसून हमारे यहाँ ठीक रहने वाला है। जिस ईयर अल नीनो होता है उस साल ये जो है मानसून अच्छा नहीं होता। अल नीनो को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से किसी दिन करूंगा, अभी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। दूसरा इनके पास में है कि जो हमारा नॉर्दर्न पोल्स है, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन है, उसमें स्नो कवर कितना है। स्नो कवर मीन्स जैसे कि हम इसमें देखें रशिया में, है ना, तो उसके वो पूरा आर्कटिक वाला रीजन, साइबेरिया और उस वाला रीजन, अगर वहां पर
स्नो कवर ज्यादा है तो रेनफॉल कम होगी। अगर वहां पर स्नोफॉल कम है, डाउन है, तो हमारे यहाँ रेनफॉल ज्यादा होगी। तो इस बार वहां पर स्नो कवर कम है, इंडिया में मानसून अच्छा रहने वाला है। तो केवल अच्छे के लिए नहीं, फ्लड्स के लिए भी इंडिया को प्रिपेयर रहना होगा। एक इंटरनेशनल जो है इश्यू का आर्टिकल है और ये द हिंदू का ही एडिटोरियल आर्टिकल है। इसको हम देख लेते हैं क्या इसमें हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। सूडान्स ऑनगोइंग क्राइसिस नीड्स ग्लोबल अटेंशन। सूडान की यहाँ पर बात हो रही है, मैं आपको इसे मैप पर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सूडान, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है आपका सूडान। क्या ये रेड सी से बॉर्डर बनाता है? हाँ, बॉर्डर बनाता है ना। और यहीं से क्वेश्चन और आ जाता है कई बार, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पर सिस्टम क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है दो ग्रुप में लड़ाई, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। तो ये आपका जो सूडान है, इसमें दो ग्रुप में चल रहा है झगड़ा। एक ग्रुप तो है वहां की आर्मी का और दूसरा ग्रुप है वहां की पैरामिलिट्री का। दोनों ही इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि जैसे इंडिया में आर्मी है, इधर सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह है, वो सब है। तो उनके जो चीफ हैं उनका आपस में ईगो वार चल रहा है। और ये पूरा का पूरा सूडान, और स्पेशली अगर हम बात करें तो सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, है ना, उसमें ऐसे जोन्स बन गए हैं, वॉर जोन। मींस एक ग्रुप उधर रह रहा है, दूसरा ग्रुप उधर रह रहा है, और लड़ाई कंटिन्यूअसली चलती चली जा रही है। अभी तक की अगर हम बात देखें तो इसमें करीब 1.5 लाख के आसपास लोगों की डेथ इसमें हो चुकी है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कब हुआ है? 2023 में एक वायलेंट पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी बिटवीन आर्मी चीफ अब्दुल फतह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान डगालो। इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ। ये थे पैरामिलिट्री के लीडर कौन? ये जो डगालो थे, और आर्मी के चीफ थे बुरहान। इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हुआ, ठीक है। और वहां से फिर इनका जो युद्ध है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी पूरी तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वहां पर रिवॉल्यूशन है, मिलिट्री कू हो रखे हैं। मींस जिसका जो जुगाड़ लग जा रहा है वो वहां की पावर पर कब्जा कर ले रहा है। 1.5 लाख के आसपास वहां पर लोग अभी तक मर चुके हैं। और जो सूडान है वो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है बढ़ चुका है। सिविल वॉर वहां पर कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसमें एक तरफ है उनकी मिलिट्री आर्मी और दूसरी तरफ है पैरा मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। अ कंट्री टोर्न अपार्ट बाय इट्स ओन लीडर्स। मींस देखो, देश दोनों का ही है, पैरामिलिट्री का भी और आर्मी का भी, लेकिन पूरे देश को तबाह करके रख दिया इन दोनों ने। एक तरफ आर्मी है, दूसरी तरफ पैरामिलिट्री है। तो लीडर इस ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बाहर से जो है कोई आकर के इस पर अटैक कर रहा हो, है ना। अब दोनों ही साइड के जो लोग हैं जब आपस में लड़ रहे हैं, तो जो सिविलियन की पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? वही है। क्यों? उनके बच्चों के साथ में रेप किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, डेथ हो रही है, घरों को उजाड़ दिया जा रहा है, जबकि सिविलियन पॉपुलेशन बेचारी इनोसेंट है। तो जब भी इस तरीके की पॉलिटिकल लड़ाई होती है, तो जो सिविल पॉपुलेशन होती है, सिविलियन जो होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी जो लीडर्स होते हैं वो अपनी एंजॉय की जो है जिंदगी जी रहे होते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर रीजनल इंटरफेरेंस एंड ग्लोबल इंटरफेरेंस की, ठीक है। तो जो आरएसएफ है, उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, रैपिड स्पॉन्सर जो है सपोर्ट फोर्स जो है, उसको भी कुछ कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां की जो मिलिट्री है उसको भी कुछ कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब कंट्री कहाँ के हैं? बाहर के हैं। जैसे इस आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है आपका ईरान, रसिया, ये सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको सऊदी अरबिया वगैरह और ये कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, देख रहे हो, दोनों ही अपने कंट्री में लड़ रहे हैं, अपने ही कंट्री के सिटीजन्स मारे जा रहे हैं, और बाहर के कंट्री इनको सपोर्ट करके मजा ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कंट्री के लीडर्स होते हैं, जब भी बाहर के लोगों से सपोर्ट लेते हैं, तो उनका हश्र यही होता है, रिजल्ट यही होता है। ह्यूमैनिटेरियन टोल
इज अनइमेजिनेबल। इतना सारा लॉस वहां पर हुआ है कि पूरा उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है खत्म हो गया, एजुकेशन नाम पर कोई चीज नहीं है, फूड और वाटर बिल्कुल नहीं है। ये स्थिति आ गई है कि वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमाइन इन 4 इयर्स में से, कि ऑफिशियली जो है ये डिक्लेयर हुआ है। लास्ट 4 ईयर से क्राइसिस चल रहा है फूड का, और उसको क्या कह रहे हैं हम, फेमाइन। बिकॉज जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, वर्ल्ड में काफी सारी टेक्नोलॉजी आई, तब से वर्ल्ड में कभी भी फेमाइन नहीं हो रहे थे। लेकिन सूडान में अभी भी फेमाइन है, वहां पर भूख का अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के पास में फूड नहीं है, खाना नहीं है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि भाई देखो, वर्ल्ड अगर इसको चुपचाप बैठ करके देखता रहेगा तो वो ठीक नहीं है। वर्ल्ड को आना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए, इसमें रीजनल स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, स्विफ्ट ह्यूमैनिटेरियन और सीरियस नेगोशिएशंस होने चाहिए दोनों ही साइड से। वर्ल्ड को इसमें आगे आना होगा और इस जो है इंटरनल जो वॉर चल रहा है उसको रोकना होगा। तो ये तो था आपका सूडान की सिचुएशन। अब हम चलते हैं एक और न्यूज पर, वो है Trump administration freezes 2.2 billion in grants to Harvard over campus activism। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है। वहां पर जो स्टूडेंट्स पैलेस्टीन वगैरह के सपोर्ट में या ऐसे किसी भी कंट्री के सपोर्ट में अगर वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि यूएसए के अगेंस्ट में है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है हमेशा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आता है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया है, उसका भी नाम आ रहा था। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मिलने वाली उस एड को, उस पैसे को रोकने की बात की है। अभी रिसेंट टाइम में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, कुछ इंडिया के भी स्टूडेंट थे, अदर कंट्रीज के भी स्टूडेंट थे, जिन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया, इजराइल के अगेंस्ट में वहां पे प्रोटेस्ट किया। मींस आप अमेरिका के पैसे पर अमेरिका में स्टडी कर रहे हो, अमेरिका का दुश्मन है आपका हमास या जो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, आप उन्हीं के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हो अमेरिका की धरती पर, उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उसी ने स्कॉलरशिप देकर के आपको पढ़ने के लिए जो है चांस दिया। ऐसे मैटर्स में अमेरिकन गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, वाइडर इम्प्लीकेशंस और एस्केलेशंस। अब इसका दूसरा पक्ष भी है, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स, एकेडमिया, वो सब ये कह रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अपना एजेंडा चलाना चाहती है, जो पार्टी लाइंस हैं ट्रंप की पार्टी की, वो अपने आइडियोलॉजी को थोपना चाहते हैं स्टूडेंट्स पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने सारे के सारे स्टाफ वगैरह उन सबको एक लेटर लिखा है वहां के लोगों ने कि भाई हम ट्रंप सरकार के सामने, ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं हैं, और हम अपने जो हमारे जो राइट्स हैं बेसिक्स उनको लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल ना तो वो यूएसए में आने देना चाहते हैं, ना उनको रहने देंगे वहां पर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट में काम करेंगे। इससे पहले कई सारी यूनिवर्सिटी पर एक्शन हो चुका है। मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी पेंसिल्वानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राउन, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये एक्शन हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, मालदीव्स बैन्स इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, इससे पहले अपने साउथ एशिया में पाकिस्तान, अब आपको तो पता ही होना चाहिए कि इन दिनों मालदीव जो है पाकिस्तान की उंगली पर नाच रहा है, और पाकिस्तान नाच रहा है चाइना की उंगली पर, और पाकिस्तान के साथ में दोस्ती किए हुए है इस समय टर्की। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के सहारे पर काम कर रहे हैं। तो मालदीव ने क्या किया है, इजराइल के पासपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे पहले जो पाकिस्तान है इसने बैन लगा दिया इजराइल के पासपोर्ट पर। और आज इन दोनों अगर आप देखोगे तो जो बांग्लादेश है, वो भी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का चेला बना हुआ है। तो अभी साउथ एशिया से 3 कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स, तीनों ने ही इजराइल के सिटीजन्स पर बैन लगा दिया है कि आप मालदीव्स में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में नहीं आ सकते किसी भी पर्पज के लिए, टूरिस्ट बन करके भी नहीं। ठीक है, तो ये इस सारे के सारे का क्या है, जिस्ट है। हालांकि मैटर क्या है इनका, तीनों का मैटर ये है कि भला जो इजराइल है वो हमास के टेररिस्ट पर अटैक कर रहा है, पैलेस्टीन के पीपल हैं गजा वगैरह उन पर अटैक कर रहा है, वो सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और इजराइल यहूदियों का देश है, यहूदी वर्सेस इस्लाम का इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका मालदीव, ये तीनों ये कह रहे हैं कि वी आर इस्लामिक नेशंस, तो हम पैलेस्तीन, हमास इनके साथ में खड़े हुए हैं, और जो भी जो है
इजराइल का कोई भी पर्सन होगा वो हमारा दुश्मन, हम उसको यहाँ पर नहीं आने देंगे। अब इससे टूरिज्म पर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है मालदीव की इकोनॉमी पर, लेकिन इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बांग्लादेश में रिसेंट टाइम में जब एक जो है एक कू जैसा हुआ था, मिलिट्री कू तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ जो मोहम्मद यूनुस ने उन्होंने पार्टी मींस पूरी गवर्नमेंट पर कब्जा कर लिया, शेख हसीना को भागना वहां से पड़ गया। तो इजराइल सॉरी बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। कि बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम आई तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बूस्ट हुई, उसमें अच्छे खासे उनको ऑर्डर मिले यूरोप से, अदर कंट्रीज से, और इंडिया को उसका लाभ हुआ। तो अब अगर इजराइल के सिटीजन्स पर अगर बैन लगा रहा है पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश और आपका मालदीव, तो वो टूरिस्ट इंडिया की तरफ आए। वैसे ही बीचेस इंडिया में भी हैं, जैसे कि हमारा जो इंडिया का बीच है लक्षद्वीप वाला, और आपका अंडमान निकोबार वाला, दमन एंड दीव वाला, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा का बीच, वहां पर आइए। आपको क्या जरूरत है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन कंट्रीज में जाने की? तो अगर इजरायली सिटीजन्स इंडिया में आएंगे तो उनका वेलकम होना चाहिए, बिकॉज इंडिया की टूरिज्म सेक्टर को वो जो है क्या करेंगे, बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। बिकॉज जो भी टूरिस्ट इंडिया में आएगा, कहीं भी आए वो ऑब्वियसली इंडिया में कुछ पैसा खर्च करेगा, तो उससे किसी ऑटो वाले को, किसी पान की दुकान वाले को, किसी बस वाले को, किसी फ्लाइट को, किसी टैक्सी वाले को, किसी होटल वाले को, किसी रेस्टोरेंट वाले को, किसी बीड़ी बेचने वाले को, रिक्शा वाले को, सबको कुछ ना कुछ इनकम होती है। तो टूरिज्म सेक्टर वर्ल्ड का एक बड़ा सेक्टर है। और यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, चाइना सब एक गुट बना करके इंडिया के अगेंस्ट में काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बिकॉज इंडिया की पॉलिसी भी थोड़ी सी प्रो इजराइल तो है ही। सो आज के सेशन में इतना ही, और कल फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।